हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। आप देख सकते हैं अभ्यास 1, 2, 3, 4 अंक 1 आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका, जिसको हमने 160 शब्द प्रति मिनट की गति पर रिकॉर्ड किया है। लगभग 10 मिनट का डिक्टेशन है। ये पार्लियामेंट्री रिपोर्टर पद की तैयारी वाले छात्रों के लिए स्पेशल है। आप हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर इसको किसी भी गति पर प्राप्त कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं प्राइज़ में जाकर आप यहाँ प्राइज़ में जाते हैं और रजिस्ट्रेशन करते हैं। किसी भी प्लान के अंतर्गत आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बहुत सारे प्लान यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इसमें 160 शब्द प्रति मिनट की गति पर हमने 6 पुस्तक को लेकर एक प्लान बनाया हुआ है। 160 शब्द प्रति मिनट की गति पर 1 से 6। यहाँ आप क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं नाम, नंबर, ईमेल आईडी, फ़ोन, यूज़र नेम, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड करने के बजाय साइन अप करने के पश्चात आप हमें कॉन्टैक्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे संपर्क सूत्र दिया गया है, या फिर आप देख सकते हैं प्राइस में जिस नंबर पर आपने पेमेंट करना है उस नंबर पर भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। सर, हमारी आईडी एक्टिवेट कर दीजिए, हमने पेमेंट कर दिया है। इस तरह से आपकी आईडी एक्टिवेट कर दी जाती है और आपको 1 से 6 वॉल्यूम के अंदर जितनी भी डिक्टेशन है वो 160 शब्द प्रति मिनट की गति पर मिलती हैं। 80 शब्द 100 शब्द प्रति मिनट की गति पर भी यहाँ डिक्टेशन उपलब्ध हैं। आप किसी भी गति पर इंग्लिश या हिंदी में अपनी गति और भाषा के आधार पर डिक्टेशन प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले छात्र हैं तो उसके लिए भी प्लान है। RSM SSB राजस्थान स्टेनोग्राफर के लिए भी प्लान है। यहाँ पर बहुत सारे प्लान हैं, आप कोई भी अपनी गति के आधार पर प्लान देख सकते हैं। चलिए आते हैं अपने डिक्टेशन की ओर। रेडी? कुलपति महोदय, जैसा कि आपने कहा, आपका विश्वविद्यालय नया नहीं है, लेकिन बंगाल में शिक्षा की परंपरा नई नहीं है। बंगाल हमारे देश के बौद्धिक पुनर्जागरण और राष्ट्रीय जागृति में सबसे आगे रहा है। राजा राममोहन राय से लेकर, जो कि हमारे पहले आधुनिक पुरुष थे, और इस छोटे शहर को उनका नाम देकर ठीक किया गया है। आज तक बंगाल की कोख से जन्मी उन असंख्य महान संतानों की एक लंबी कहानी है, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय जीवन को संपन्न और उन्नत किया है। आज का दिन केवल एक समारोह का ही नहीं है। आज इन युवा स्नातकों के जीवन ने नया मोड़ लिया है। आज से आप नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। अभी तक आप दूसरों से कुछ प्राप्त कर रहे थे, आज से दूसरों को आपको अपेक्षा होगी। विद्यार्थी जीवन एक तैयारी की अवस्था है। समाज का युवा लोगों के प्रति शिक्षा देने का दायित्व है। स्कूल और कॉलेज की शिक्षा समाप्त करने के बाद पढ़े लिखे नवयुवकों का समाज के प्रति कर्तव्य हो जाता है। यह कर्तव्य है अपने अर्जित ज्ञान और कौशल को समाज की सेवा में लगाना। आधी शताब्दी पूर्व जब हमारे देश ने अपना स्वतंत्र जीवन आरंभ किया तो जवाहरलाल नेहरू ने देश के नवयुवकों को नव भारत के निर्माण के अद्भुत साहसी कार्य में योग देने के लिए आमंत्रित किया था। वह आह्वान आज भी उतना ही सार्थक है जितना कि 1947 में था, क्योंकि एक देश का निर्माण केवल 50-55 वर्षों में ही पूरा नहीं हो जाता। आप जो आज के नवयुवक हैं, चाहे आपको स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए काम करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन स्वतंत्रता को मजबूत बनाने के प्रयास में हाथ बटा सकते हैं। अतः आप स्वयं को अग्रणी समझें। बहुत सा काम जो आप ही को करना है, पहले कभी नहीं हुआ। भारतवासियों के जीवन में सजीवता लाने से अधिक अद्भुत कार्य और क्या हो सकता है। कभी कभी अखबारों में नवयुवकों में फैले असंतोष, उनकी हड़तालें और अनशनों की सीधी कार्यवाही और झगड़ों की खबरें आती हैं। एक हद तक यह असंतोष युवकों की गतिशीलता का द्योतक है। उस सीमा तक मैं इस भावना का स्वागत करती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा प्रतीत होने लगता है कि हमारे युवा लोग सत्ता के अस्तित्व तक के विरोधी हैं। यह विरोध विकास की एक अवस्था है या प्रवृत्ति? उपकुलपति महोदय, अपने सकारात्मक रूप से यह कर गुजरने की इच्छा बन जाती है। अपने काम के प्रति असंतोष ने ही लोगों को पुरानी समस्याओं के लिए नए समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया है। इसी प्रकृति ने सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सुधारकों और शिक्षाविदों को जन्म दिया। इसी से अतीत में नए क्षेत्रों की खोज हुई। आधुनिक समय में पर्वतारोहण और ऐसे दूसरे साहसिक कार्यों में यही प्रवृत्ति मुखर हुई है। संशय और अस्वीकार की इसी भावना के कारण विज्ञान, औषध और दूसरे क्षेत्रों में नए नए आविष्कार हुए हैं। इस प्रकार अपार विश्व में मानव एक क्षुद्र जीव है।
उसकी उपलब्धि कल्पना, इच्छा और उद्यम में है। वह स्वयं प्रकृति का विरोध करता है ताकि वह अपनी लघुता पर विजय पा सके। इस तरह से उसने प्रकृति की शक्तियों को अपने वश में करके अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया है। संचार के साधनों के विकास से दुनिया बहुत छोटी हो गई है, इसलिए मानव ने अंतरिक्ष की खोज आरंभ की है। इससे यदि युवाओं में एक नया उभार आया है तो निरंतर होने वाले परिवर्तनों के प्रति अभ्यस्त होने की नई नई समस्याएं भी पैदा हुई हैं। जनसंपर्क के व्यापक साधनों से ज्ञान प्राप्त करना और किसी भी देश या राष्ट्र से ज्ञान और जानकारी प्राप्त करना सरल हो गया है। इससे दुनिया में कहीं भी कुछ भी होता है, उसका प्रभाव हर देश के नवयुवकों पर भी पड़ता है। युवा लोग जीवन में निश्चिंतता और सीधे सीधे समाधान चाहते हैं। बुजुर्ग समझौते के पक्ष में है। इससे दोनों का संघर्ष बढ़ता है। स्वतंत्रता के बाद भारत में यह और भी ज़्यादा देखने में आया है। वर्तमान पीढ़ी के पुराने मापदंड आमूल नष्ट हो गए हैं और यह नई शिक्षा की खोज में भटक रही है। हमें एक प्राचीन संस्कृति विरासत में मिली है जिसने हमें अपने लंबे इतिहास की अवधि में जीवित रखा है और हमें असंख्य दुख और मुसीबतें झेलने के लिए बल प्रदान किया है। इस संस्कृति के बहुत से आदर्श और गुण महत्व अनंत महत्व के हैं, लेकिन उन्हें आज भी जीवन के लिए सार्थक बनाने के लिए हमें उनको बदलते रहना चाहिए। उन्हें उन थोथे अंधविश्वासों और व्यर्थ के रीति रिवाजों से जो सदियों से हमारी संस्कृति में आ मिले हैं मुक्त करना चाहिए। आपको हमारी परंपराओं को समझना चाहिए, तभी आप हम जान पाएंगे। महोदय, आज जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय मापदंड है उसके अनुसार हमारा देश गरीब देश माना जाता है। हमारे यहाँ प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति औसत आय जो $300 होनी चाहिए। हमारे देश की स्थिति ऐसी नहीं है। यदि इससे कम वर्ष प्रति व्यक्ति आय होती है तो वह गरीब देश कहलाता है। दुर्भाग्य से हमारे देश की गणना ऐसे देशों में आती है। जब हम अपने देश की प्रगति की बात करते हैं तो हमें उन मापदंडों पर जाना पड़ेगा जिन्हें अपनाकर हम इस देश की प्रगति कर सकते हैं और यह देश विकास कर सकता है। मान्यवर, जहां तक रोजगार की समस्या का प्रश्न है, हमारे यहाँ रोजगार वृद्धि की अनुमानित दर 2% है, जबकि मांग 4% की है। इसको ध्यान में रखते हुए 2% की खाई है, उसको पाटने की आवश्यकता है। तब हम रोजगार की जो समस्या है उसको हल कर पाएंगे। मोटे अनुमान के अनुसार हम प्रतिवर्ष 1 करोड़ लोगों को जब रोजगार दे पाएंगे तब हम बेरोजगारी की समस्या से लोगों को मुक्त कर पाएंगे, ऐसा अनुमान किया गया है। लेकिन सरकार की तरफ से इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। हमने अपने घोषणा पत्र में इस बात का वायदा किया था। प्रधानमंत्री ने जिस घोषणा पत्र को जारी किया था उसमें उस बात का उल्लेख किया गया था कि निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम चलाएंगे और जवाहर रोजगार योजना शुरू करेंगे। इस योजना के अधीन हमने केंद्रीय शासन के विभिन्न राज्यों को राशि आवंटित की, लेकिन उसका क्या परिणाम हो रहा है उसको जानने का प्रयत्न नहीं किया। मैं मध्य प्रदेश का जिक्र करना चाहता हूं कि जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत जो राशि दी गई उसका दुरुपयोग हो रहा है। मैं जिस बात को कह रहा हूं वह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उस पैसे का भाजपाकरण हो रहा है। उसकी राशि को सरस्वती शिशु मंदिर को दिया जा रहा है। जिस पैसे को राहत कार्यों और पर रोजगार हेतु लगाना चाहिए वह पैसा सरस्वती शिशु मंदिर को आवंटित किया गया है। मध्य प्रदेश की सरकार केंद्रीय सरकार द्वारा आवंटित राशि का इस प्रकार दुरुपयोग कर रही है। मैंने इस बात का उल्लेख भी किया है कि 1 वर्ष में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। महोदय, जब हम रोजगार के आंकड़ों को देखते हैं तो बेरोजगारी की संख्या लगभग 6 करोड़ आंकी गई है। पिछले समय इसी सदन में उत्तर दिया गया है, उसमें 5 करोड़ बेरोजगार लोगों की संख्या आंकी गई है और आज तक यह लगभग 6 करोड़ हो गई है। लेकिन योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं, जिन्होंने पिछले दिनों इस बात की आशंका व्यक्त की थी, नई शताब्दी के प्रथम दशक तक बेरोजगारों की संख्या 10 करोड़ हो जाएगी, जब तक
हम इस अनुपात को ध्यान में रखकर कोई योजना नहीं बनाएंगे तब तक बेरोजगारी की जो विकराल समस्या है उससे मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। इस समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता। इसलिए योजनाकारों को योजना बनाते समय इस बात का भी ध्यान देना चाहिए, जहां तक रोजी रोटी का प्रश्न है, गांव से शहर की तरफ लोगों का पलायन हो रहा है। उसकी वजह यह है कि जो हमारे श्रमिक मजदूर साथी हैं, गांव में रहने वाले हैं, उनके लिए गांव में रोजगार उपलब्ध नहीं है। वे बेरोजगार किस प्रकार कर सकते हैं जबकि उनको प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। इसलिए उनको रोजगार दिलाने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है और सरकार की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जो कुटीर उद्योग प्रारंभ किए गए हैं, उन कुटीर उद्योगों से संबद्ध करने के लिए प्रशिक्षण का काम करना चाहिए। आज शहर के मुकाबले गांव में बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा है। मैंने जो आंकड़े बताए वह रोजगार वृद्धि की जो अनुमानित दर है वह 2% है और जो मांग है वह 4% है। इसके अंतर्गत 2% का है, इसमें अंतर 2% का है। यह जो खाई है इसको पाटने के लिए आवश्यकता है और इसे पाटने के लिए सरकार की तरफ से आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। ऐसा मेरा आपके माध्यम से इस सरकार से आग्रह है, तब ही कुछ सार्थक प्रयास हो सकेगा। इस देश से बेरोजगारी को दूर करने के लिए 10वीं योजना के प्रारंभ में करीब 6 करोड़ की बेरोजगारी आंकी गई थी, लेकिन इसी 10वीं योजना के अंत तक करीब 10 करोड़ लोगों की बेरोजगारी को आंका गया। इस खाई को दूर करने के लिए अब तक अगली पंचवर्षीय योजना पर विचार कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि कोई कारगर प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। यह हमारी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है। जो भी करना चाहते हैं वेबसाइट पर आकर कर सकते हैं, उनको सुविधा दी गई है और उसके बाद में स्वतः मूल्यांकन आपको उपलब्ध होता है। सॉफ्टवेयर के द्वारा आपकी कॉपी चेक हो सकती है। आप हिंदी का कोई भी फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं।